हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारी जो NISM 15 की रिसर्च एनालिस्ट की जो सीरीज चल रही है उसके चैप्टर 3 में। पहले दो चैप्टर इन डिटेल में हमने कवर किए और हमने ये भी कवर किया है कि पूरा का पूरा रोड मैप रिसर्च एनालिस्ट का होता क्या है, रोल क्या होता है, सैलरी, और उसका भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पहले बनाया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वहां पे जाके चैनल पे वो इजीली देख सकते हो। लेकिन आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। तो मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर 3 हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहले हम देखेंगे इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट जो है उन सबकी जो टर्मिनोलॉजी है वो देख लेंगे, और सेकेंड पार्ट में मैं आपको डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स की या डेप्थ मार्केट की टर्मिनोलॉजी समझाने वाला हूं। इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का यही रीजन था कि जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वो बहुत ही बड़ा हो गया, मतलब 3 घंटे से भी ज्यादा बड़ा चैप्टर हो गया। तो आपको स्टडी करते समय भी आपको मतलब बार बार वो सब चीजें ये करने की और इतना ज्यादा पेशेंस होना चाहिए और इतने ज्यादा आपको देर बैठने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इजी वे से मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो ये बनाने से समय। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 अगर हम देखें तो चैप्टर 3 का हमारा नाम क्या है फिर, टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेट मार्केट। तो इक्विटी का जो पोर्शन है, इक्विटी मार्केट्स की जो टर्मिनोलॉजी वो हम इस पार्ट में देखेंगे, और अगले वीडियो में आप फिर डेट मार्केट की पूरी टर्मिनोलॉजी वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे इस चैप्टर के फिर, तो सबसे पहले होगा टर्मिनोलॉजी यूज इन इक्विटी मार्केट की, इक्विटी मार्केट में कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। ओके, उसके बाद टर्मिनोलॉजी यूज इन डेप्थ मार्केट और डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स एंड देयर फीचर्स। ओके, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन से होते हैं और उनके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब ये तीनों चीजें हम अब इस चैप्टर में सीखने वाले। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो इक्विटी वर्सेस डेप्थ, सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमें बताया गया कि इक्विटी वर्सेस डेप्थ की, इक्विटी और डेप्थ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन हम फिर से एक बार ये डिस्कस कर लेंगे। ओके, सिक्योरिटी मार्केट्स हेल्प इन्वेस्टर डिप्लॉय सरप्लस फंड इन अ प्री डिफाइंड रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट दैट आर मोस्टली लिक्विड इन अ सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो जब भी कभी कोई भी सिक्योरिटी मार्केट जो होता है, तो सिक्योरिटी मार्केट मतलब क्या कि सिक्योरिटीज कौन सी हो गई, हमने पहले चैप्टर में देखा था कि डेब्ट भी एक सिक्योरिटी होगी, इक्विटी सिक्योरिटी होगी। तो ये जो सिक्योरिटी मार्केट पूरा का पूरा है, ये क्या करता है, पूरी की पूरी जो सेविंग होती है उस सेविंग को इन्वेस्टिंग की तरफ डालने का, मतलब इन्वेस्टिंग का वे दिखाने का काम करता है, और उस वे से फिर ये जो बैंक में पड़ा हुआ सेविंग पैसा है उससे इंडिया की या कंट्री की ग्रोथ में, कंपनियों की ग्रोथ में लगाने का काम करता है। ओके, तो अगर हम देखें इक्विटी और बिजनेसेस राइज कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर, तो बिजनेस क्या होते हैं, अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। मान लो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस इंडस्ट्री को अगर कैपिटल की जरूरत है, ओके, रिलायंस इंडस्ट्री को कैपिटल की जरूरत है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी। ओके, इक्विटी सिक्योरिटी इशू करेगी। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, और रिलायंस का क्या बेनिफिट होगा, रिलायंस को जिस कैपिटल की जरूरत है वो कैपिटल हमसे रिलायंस को मिल जाएगा। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है फॉर इन्वेस्टर। एज ए इन्वेस्टर मुझे भी इस बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, उसके शेयर का कुछ पार्ट मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए विन विन सिचुएशन हो गई और रिलायंस के लिए विन विन सिचुएशन हो गई, क्योंकि उसे जो भी कैपिटल की जरूरत होती है नए फैक्ट्री लगाने के लिए, कुछ एक्सपेंशन करने के लिए, तो वो इन्वेस्टर से वो फिर वहां से लेती है। ओके, तो टू ब्रॉड टाइप्स होते हैं इसके, क्या क्या फिर, इक्विटी और डेप्थ। ओके, तो इक्विटी मतलब क्या और डेप्थ मतलब क्या हमने पहले भी समझा था, लेकिन फिर से एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सिंपल वे से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ओके, तो सबसे पहले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या, इक्विटी, इक्विटेबल राइट्स। ओके, इक्विटी ये शब्द का कैसे आया है पता है क्या, इक्विटी मतलब इक्विटेबल राइट्स, मतलब मान लो अगर इक्विटी मतलब क्या, शेयर किसी भी कंपनी का या स्टॉक आप जिसे कह सकते हो, अगर आप किसी भी कंपनी की इक्विटी बाय करते हो, अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर स्टॉक बाय करते हो, तो आप उस कंपनी के इक्विटी होल्डर हो गए। तो इक्विटी होल्डर का मतलब यह होता है कि इक्विटेबल राइट्स मतलब एज अ ओनर आपके पास वो राइट है जो राइट्स उस कंपनी में बाकी जो भी ओनर्स है उनके पास है। मतलब क्या, इसमें कौन से राइट्स आते हैं फिर, हमारा आता है कि जो भी रेसिडुअल क्लेम होता है, रेसिडुअल मतलब क्या, मान लो अगर कंपनी कभी भी लिक्विडेट होती है, तो लिक्विडेट होने के बाद जो भी बाद में बचेगा उस सब पे राइट होता है इक्विटी का। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो इस पे राइट किसका है, इक्विटी होल्डर का है। अगर कंपनी का लॉस भी होता है तो इसका भी बेयर किसको करना पड़ेगा, इक्विटी होल्डर को करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर एक सिंपल वर्ड में आपको कहूं, तो एक छोटे से पार्ट के आप ओनर बन गए, मतलब उस कंपनी के छोटा ही पार्ट क्यों ना हो, 0.001% पार्टी
क्यों ना हो, बट आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो, ये होगा इक्विटी। और इक्विटी मतलब इक्विटेबल राइट्स, कि आपके पास भी वो राइट्स है। फिर राइट्स में क्या आता है, फिर आप वोटिंग कर सकते हो, अगर वोटिंग होती है तो उस समय में आप वोटिंग कर सकते हो, ये होगा आपका राइट हो गया एज अ शेयर होल्डर। ओके, तो ये राइट्स आपको वहां पे मिलते हैं। और डेब्ट सिक्योरिटीज मतलब क्या, डेब्ट सिक्योरिटीज में क्या होता है, डेब्ट सिक्योरिटीज में कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी डेब्ट सिक्योरिटीज इशू करती है, और डेब्ट सिक्योरिटीज जो होती है वो एज कंपेयर टू इक्विटी सिक्योरिटीज सिक्योर होती है। क्यों? क्योंकि डेब्ट क्या होता है, वहां पे ज्यादा रिस्क नहीं होती। तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, बॉन्ड हम कह सकते हैं। तो बॉन्ड अगर मान लो किसी भी कंपनी ने इशू कर लिया, इसका मतलब क्या, वो कूपन देती रहेगी जितना भी उनका मतलब ये रहेगा कि मान लो 8% पे कोई बॉन्ड अगर इश्यू हो रहा है तो 8% का कूपन हर साल कंपनी इन्वेस्टर को देती रहेगी, और एट द एंड ऑफ द जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा तब तो उसको अपना कूपन और उसका जो भी कैपिटल होगा वो रिटर्न कर देगी। लेकिन उसके पास राइट नहीं है, वो ओनर नहीं है कंपनी का, वो सिर्फ एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब उसने कंपनी को लोन दिया है, कंपनी उस पे उसको इंटरेस्ट देगी और उसका कैपिटल रिटर्न कर देगी, लेकिन वो ओनर जैसे राइट्स उसके पास नहीं है। ये चीज ध्यान में लो। ओके, ये चीज आपको ध्यान में लेना जरूरी है। ओके, तो हम देखेंगे अब इक्विटी मतलब ओनरशिप, ओके, और डेब्ट मतलब लेंडिंग, कि आपने किसी कंपनी को उधार पैसे दिए हैं, वो उधार पैसे दिए हैं तो वो आपको इंटरेस्ट देगा और बाद में आपकी कैपिटल जो है वो लौटा देगा। ओके, तो कैपिटल अवेलेबल टू कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, तो इक्विटी से जो भी कैपिटल कंपनी उठाती है वो कैपिटल लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जो भी कैपिटल रहता है वो कैपिटल कंपनी फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से लाती है। अगर कैपिटल रिटर्न आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम मतलब क्या, अगर आप कोई भी बॉन्ड या डेब्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो मैच्योरिटी पीरियड होता है 2 साल का। अगर मैच्योरिटी पीरियड हुआ तो 2 साल बाद वो कैपिटल कंपनी को रिटर्न करनी होगी इन्वेस्टर को। ओके, कुछ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि जिनका टी बिल्स होते हैं। टी बिल्स क्या होते हैं, फिर टी बिल्स का मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 91 डेज हो गया, 182 डेज हो गया, 365 डेज हो गया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इनका टेन्योर कम होता है। लेकिन इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कि अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर रहे हो, इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म ओनरशिप उस कंपनी की बाय कर रहे हो। ओके, तो नो फिक्स्ड रिटर्न ऑन अ प्रिंसिपल रिटर्न एंड अनसर्टन मतलब क्या, कि जो भी हमारी, अगर मान लो आप किसी भी कंपनी के शेयर या इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपका रिटर्न जो होता है वो फिक्स रहता है क्या? नहीं, कभी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका वहां पे फिक्स रिटर्न नहीं होगा। मान लो अगर कंपनी ने अच्छा किया आपको प्रॉफिट होगा, अगर मान लो कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया आपको लॉस होगा, अगर कंपनी ने बहुत अच्छा किया तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो मतलब फिक्स नहीं रहता। यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस जैसे होता है उसके बिहाफ पे आपका रिटर्न यहाँ पे होता है। और जो डेब्ट सिक्योरिटी होती है वो डेब्ट सिक्योरिटी में वहां पे अनफिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स। तो मान लो अगर कोई भी डेब्ट सिक्योरिटी, अगर मान लो आप 1000 रुपीज कोई डेब्ट सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्ट करते हो और 8% की अगर वो मतलब कूपन रेट है, तो इसका मतलब क्या, हर साल 8% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और एट द मैच्योरिटी डेट जब भी होगी तब 8% कूपन और उसके साथ आपकी 1000 रुपीज कैपिटल आपको कंपनी वापस कर देगी। ओके, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो आपका रिटर्न है वो फिक्स्ड है। ओके, यहां पे आपकी रिस्क कम है, आपको फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन यहां पे क्या होता है ना, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लो अगर इक्विटी कोई कंपनी है जो 15 16 17% 20 25% से ग्रो कर रहा है, तो इसका बेनिफिट इक्विटी होल्डर को होता है। लेकिन कंपनी 25% से ग्रो करे या 30% से ग्रो करे, डेप्थ होल्डर को उसका बेनिफिट नहीं होता। उसको सिर्फ अपना 8% का जो मतलब इंटरेस्ट रेट वहां पे है वही मिलेगा। ओके, तो ये एक बेनिफिट इक्विटी का होता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि ओनर्स ऑफ द बिजनेस की जो इक्विटी होल्डर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं, और ये लेंडर्स होते हैं कि जो सिर्फ बिजनेस को कुछ समय के लिए पैसा उधार देते हैं। ओके, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, तो मैनेजमेंट जो होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो मतलब वोटिंग राइट, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी अगर इवेंट होता है तो उस इवेंट में आपके पास वोटिंग राइट होता है। आप आपका वहां पे आपका वोट दे सकते हैं, आपका जो भी मतलब आपको क्या लगता है वो वहां पे बता सकते हैं। ओके, उसके बाद डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यहाँ पे आप मैनेजमेंट में नहीं करते हो। रेसिडुअल प्रॉफिट्स बिलोंग टू इक्विटी इन्वेस्टर, रेसिडुअल प्रॉफिट मतलब क्या, अगर सब कुछ देने के, मान लो कोई भी कंपनी अगर मान लो कि मान लो एक कंपनी जिसकी वैल्यू है 1000 करोड़ रुपीज। ओके, तो 1000 करोड़ वैल्यूज है इस कंपनी की। उसके बाद मान लो ये कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है या अगर सेल करना पड़ता है सब कुछ, तो अगर मान लो सब कुछ देने के बाद अगर 500 करोड़ अगर वहां पे बचे हुए तो ये रेसिडुअल क्लेम होता है। इस 500 करोड़ पे अब जो भी इक्विटी होल्डर्स है उन सब इक्विटी होल्डर्स का वहां पे राइट है। ओके, तो आप ओनर बन गए अल्टीमेटली, ये चीज ध्यान में ले यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद इक्विटी अगर हम देखें तो हाई रिस्क एंड हाई पोटेंशियल रिटर्न, तो मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे रिस्क ज्यादा होती है। अगर कंपनी अच्छा नहीं
करेगी तो आपको रिस्क ज्यादा होगी, लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। मान लो कंपनी अगर 30% से ग्रो करके आपका 30% प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, डेप्थ हैव अ लो रिस्क एंड स्टेडी रिटर्न, मतलब रिस्क वहां पे कम होता है कि मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा फिर भी आपको जो आपका इंटरेस्ट है वो मिलेगा, लेकिन स्टेडी रिटर्न रहेगा आपको अगर कंपनी ने 30% से क्या 50% से भी अगर कंपनी ग्रो कर रहे है तो आपको जो आपका इंटरेस्ट है वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, तो द ट्रेड ऑफ अगर हम देखें तो चेज डेप्थ इफ यू वांट अ लोअर रिस्क एंड अ विलिंग टू एक्सेप्ट अ लोअर स्टेबल रिटर्न। अगर आपको लोअर रिस्क चाहिए, आपको ज्यादा रिस्क आप लेना नहीं चाहते तो आप डेप्थ सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आप थोड़ी रिस्क ले सकते हो, तो आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। ओके, मोस्ट इन्वेस्टर अलोकेट बिटवीन इक्विटी एंड डेप्थ, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क एपेटाइट एंड फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बन रहे हो तो आपको ये जरूरी है कि आपको आपके क्लाइंट्स की नीड्स पहचानना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई क्लाइंट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर सकता है तो उसको आप इक्विटी सजेस्ट कर सकते हो। कोई क्लाइंट है जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है उसको आप डेप्थ वहां पे सजेस्ट कर सकते हो। कोई क्लाइंट है वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो उसको डेप्थ की तरफ हम जाने दे सकते हैं। कोई क्लाइंट है वो रिस्क ले सकता है, वो ग्रोथ चाहता है तो उसको हम इक्विटी प्रेफर करेंगे। ओके, तो ये होता है, लेकिन क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें डाइवर्सिफिकेशन रखना पड़ता है कि हर एक पोर्टफोलियो में कुछ पोर्शन हम इक्विटी का रखते हैं और कुछ पोर्शन हम डेप्थ का रखते हैं, ताकि डेप्थ से थोड़ी सी सेफ्टी भी हमारे पोर्टफोलियो में बने रहे और इक्विटी के जरिए हमारे पोर्टफोलियो को ग्रोथ भी वहां पे मिलती रहे। अगर रिटर्न का एग्जांपल अगर हम देखें कि बिजनेस बोरोज एट 12% एंड अर्न 14% ऑन दैट एसेट, तो मतलब मान लो बिजनेस 1000 रुपीज एक एग्जांपल के लिए कि बोरो करता है और 12% से बोरो करता है। ओके, 12% इंटरेस्ट रेट पे, और उस पर अगर बिजनेस 14% कमाता है तो इसमें जो ये अंदर वाला 2% जो है ये 12% तो इसको इंटरेस्ट में जाएगा, लेकिन मिडल वाला ये जो डिफरेंस 2% है इस पे क्लेम होता है फिर इक्विटी होल्डर का। ओके, तो डेप्थ इन्वेस्टर गेट्स 12% एंड इक्विटी इन्वेस्टर बेनिफिट्स फ्रॉम एक्स्ट्रा 2%। अगर कंपनी उस पर ज्यादा पैसा जो भी कमाएगी उस सब पैसे पे फिर रेसिडुअल क्लेम किसका रहेगा, फिर इक्विटी होल्डर का रहेगा। ओके, ये चीज ध्यान में लेना जरूरी है। टर्मिनोलॉजी अगर आगे हम देखें तो एक उसके बाद हम देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या कि जब भी कभी कोई कंपनी पब्लिकली लिस्टेड होती है तो वहां पे आपको पब्लिकली लिस्टेड किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू वहां पे आपको दिख जाएगा। तो फेस वैल्यू मतलब क्या कि उस कंपनी की नॉमिनल वैल्यू क्या है, सिंपल। ओके, तो द नॉमिनल प्राइस ऑफ अ शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। ओके, तो ये जो नॉमिनल प्राइस इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है उसका भी ये फॉर्मूला है, ये मैं आपको समझाऊंगा, एक मिनट रुकिए। ओके, एग्जांपल के साथ समझने की अभी हम कोशिश करते हैं। ओके, तो एक कंपनी है जिसने मान लो 1 लाख शेयर इश्यू किए हुए ऑन द फेस वैल्यू ऑफ कितने 10 रुपीज। ओके, ठीक है, कि कंपनी ने 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू। ओके, एफवी जिसे कहा जाता है फेस वैल्यू, और अगर उस कंपनी ने 1 लाख शेयर अगर इश्यू किए हुए हैं, ओके, तो उस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन कितना हो गया फिर 10 इंटू 1 लाख, ये हो गया उस कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल की टोटल इक्विटी से कितना पैसा कंपनी ने रेज किया हुआ है, इसके लिए हम यूज करते हैं फेस वैल्यू का। ये एक नॉमिनल वैल्यू हम इसे कह सकते हैं फेस वैल्यू को। ओके, तो अब ये हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है फिर 1 लाख इंटू 10, इसका मतलब 10 लाख रुपीज हमारी हो गई पूरी की पूरी कंपनी की, मतलब जो इक्विटी कैपिटल से जो वैल्यू रेज की है वो इक्विटी कैपिटल से फिर हमने 10 लाख रुपीज कंपनी ने रेज किए हुए हैं, हम वहां पे कह सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल फिर हमारी 10 लाख रुपीज हो सकती है। ओके, उसके शेयर में भी इश्यूड एट फेस वैल्यू, कोई भी अगर शेयर इश्यू होता है तो वो फेस वैल्यू पे इश्यू होता है। उसके बाद शेयर मान लो किसी भी कंपनी की शेयर जो फेस वैल्यू है, मान लो फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज है, ओके, लेकिन वो शेयर चल रहा है 15 रुपीज को, 20 रुपीज को, तो इसका मतलब क्या, फेस वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा है तो ये शेयर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। जो फेस वैल्यू है उससे जो मार्केट में प्राइस होती है वो अलग है, तो वो शेयर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लीजिए कि मार्केट प्राइस एंड फेस वैल्यू एक नहीं होती। ओके, ये एक सिर्फ नॉमिनल वैल्यू होती है।
ओके, वो इक्विटी कैपिटल के लिए यूज किया जाता है। या डिविडेंड जो होता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। स्प्लिट एक्शन अगर होती है तो फेस वैल्यू वहां पे बांटी जाती है, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। ओके, लेकिन अगर मान लो कोई भी अगर शेयर प्राइस अगर मार्केट में प्राइस अगर इस कंपनी का 9 रुपीज 8 रुपीज 5 रुपीज अगर चल रहा है, इसका मतलब क्या फेस वैल्यू से भी कम चल रहा है, तो ये प्राइस क्या डिस्काउंट पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है मार्केट में। ये चीज आपको ध्यान में आ गई कि ज्यादा चल रही है तो प्रीमियम पे, कम चल रही है तो डिस्काउंट पे चल रही है। ठीक है, एट प्रीमियम अगर इश्यू प्राइस अगर फेस वैल्यू से ज्यादा है तो वो क्या चल रही है, प्रीमियम पे चल रही है। और इश्यू प्राइस अगर डिस्काउंट से कम है तो उसका मतलब वो जो भी सिक्योरिटी है वो हमारी डिस्काउंट पे वहां पे चल रही है। ओके, तो अब स्प्लिट एक्शन जो होता है इंपॉर्टेंट फॉर डिविडेंड कैलकुलेशन, ये जो होती है जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट फॉर डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए फेस वैल्यू का यूज किया जाता है। डिविडेंड परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, जो भी डिविडेंड का परसेंटेज होता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, ना कि आपकी मार्केट प्राइस पे। तो आपने कभी भी देखा होगा कि 300% डिविडेंड दिया, 150% डिविडेंड दे दिया, तो ये कैसे होता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे भी हमने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो फेस वैल्यू है हमारी 10 रुपीज। ओके, और कंपनी अगर 3 रुपए का डिविडेंड देती है, 3 रुपीज का डिविडेंड अगर देती है, तो इसका मतलब क्या, इस फेस वैल्यू के मुकाबले ये डिविडेंड कितना दिया गया, 10 रुपीज का अगर हम 3 रुपीज अगर करें तो 30% डिविडेंड दिया। इसका मतलब 30% कंपनी ने डिविडेंड दिया, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो जो फेस वैल्यू होती है उसका यूज होता है डिविडेंड का कैलकुलेशन करने में। अगर कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड इशू करती है तो उसका कैलकुलेशन हम फेस वैल्यू को कंपेयर करके करते हैं। मान लो कोई कंपनी 10 रुपीज का डिविडेंड दे रही, इसका मतलब क्या 100% डिविडेंड दे दिया कंपनी ने, जितनी फेस वैल्यू उतना ही डिविडेंड दे दिया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो जो भी फेस वैल्यू होती है उसका यूज हम करते हैं, डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए भी फेस वैल्यू का यूज होता है। अब स्प्लिट जैसी एक्शन होती है, स्प्लिट कंसोलिडेशन, फेस वैल्यू चेंज ओनली व्हेन शेयर्स आर स्प्लिट और कंसोलिडेटेड। ओके, तो स्प्लिट होना मतलब क्या कि मान लो एक शेयर के कभी भी 2 शेयर हो गए। मान लो स्प्लिट एक्शन क्या होती है, मान लो एमआरएफ जैसी कंपनी है जो आज ट्रेड कर रही है 1 लाख रुपए को। ओके, लेकिन अगर आप देखो तो एज कंपेयर टू, हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी कंपनी की अगर शेयर प्राइस ज्यादा है तो वो कंपनी उतनी बड़ी है, ऐसा हम नहीं कह सकते मार्केट में। ओके, ये चीज भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मान लो क्या करती है कंपनियां, कंपनियां करती है, मान लो एक कंपनी है जिसका प्राइस चल रहा है 10,000 रुपीज, लेकिन 10,000 रुपीज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते और लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाने की वहाँ पे रिस्क होती है। तो ऐसे समय में कंपनियां क्या करती है, अपने शेयर को स्प्लिट करती है। तो स्प्लिट करना मतलब क्या, एक शेयर के 2 शेयर कर देना। ओके, एक शेयर के 2 शेयर कर देना। ओके, वो ऐसे रेशो में होता है, 1:5 स्प्लिट होता है, मतलब क्या एक शेयर के 5 शेयर कर देना। तो अगर मान लो 1:2 का स्प्लिट अगर होता है तो इसका मतलब 10,000 के 5,000 रुपए के अब शेयर बन जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो पहले एक शेयर ओन कर रहे हैं तो आपके पास अब 2 शेयर हो जाएंगे। सेम आपकी जो फंडामेंटल वैल्यू या फेस वैल्यू है आपके पास उतनी ही रहेगी, लेकिन सिर्फ आप 10,000 रुपए का एक शेयर ओन कर रहे थे तो अब आप 5,000 रुपए के 2 शेयर ओन करने लगे, नथिंग। ओके, तो यहाँ पे जो भी होता है, ऐसी अगर स्प्लिट एक्शन कभी भी होती है तो वहां पे फेस वैल्यू का भी वहां पे सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे मान लो अगर फेस वैल्यू पहले 10 रुपए थी तो अब वो क्या हो जाएगी, 1:2 अगर करते तो फेस वैल्यू यहाँ पे 5 रुपए हो जाएगी। ओके, तो स्प्लिट वाली सिचुएशन जब भी होती है तो स्प्लिट वाली सिचुएशन में वहां पे फेस वैल्यू को डिवाइड किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में लेना जरूरी है। और एक कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन मतलब क्या, 5 शेयर अगर आपके पास है, अगर उसकी फेस वैल्यू 2 रुपए चल रही है तो अगर 10 शेयर आपको नए 10 शेयर दिए जाते हैं, लेकिन फेस वैल्यू वहाँ पे एक शेयर की जाती है, मतलब वही की स्प्लिट जैसे जब भी सिचुएशन आती है वहाँ पे आपकी फेस वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू वहाँ पे आपकी कम की जाती है। ओके, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन स्प्लिट वाली हो गई। और कंसोलिडेशन क्या होता है, फिर कंसोलिडेशन मतलब कि 10 शेयर का एक शेयर कर दिया, जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं आपको। अब मान लो कि 1,000 रुपीज को 1,000 रुपीज का शेयर है। ओके, तो अब कंपनी क्या करती है, इसका कंसोलिडेशन कर देती है। मतलब क्या, अगर मान लो यहाँ पे फेस वैल्यू 2 रुपए चल रही है तो कंपनी क्या करती, एक ही शेयर इशू करेगी, उसकी वैल्यू अब कर देगी 10,000 रुपए। तो अब ये फेस वैल्यू भी यहाँ पे कम हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में आ गई। ओके, तो ये यही पे वही एग्जांपल मैंने आपको देने की, जैसे मतलब स्प्लिट का अपोजिट होता है कंसोलिडेशन। ये चीज रुको यहाँ पे आपको ठीक से बताता हूँ मैं, स्प्लिट का अपोजिट कंसोलिडेशन। कि मान लो कि 1,000 रुपीज के 2 शेयर है। ओके, 1,000 रुपीज के आपके पास 2 शेयर है, ठीक है, आप 2 शेयर होल्ड करते हो। अब अगर कंसोलिडेशन हो जाता है तो आपके पास एक ही शेयर आ जाता है, लेकिन वो 2,000 रुपीज का होता है।
ओके, तो अब यहाँ पे मान लो फेस वैल्यू थी 10 रुपए। ओके, तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों की मिला के 20 फेस वैल्यू हो जाएगी, सिंपल। तो जो स्प्लिट होता है उसका अपोजिट होता है फिर कंसोलिडेशन। इसी इवेंट्स में फेस वैल्यू जो होती है कंपनी की वो चेंज होती है। ओके, ये चीज ध्यान में लो। और ये एक नॉमिनल वैल्यू हम इसे कहते हैं, जो डिविडेंड और बाकी सब चीजें के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए वो यूज की जाती है। ओके, उसके बाद होती है हमारी बुक वैल्यू। ओके, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, कि नेटवर्थ कितनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसमें कंपनी की वैल्यू कितनी है, नेटवर्थ कितनी है कंपनी की टोटल, ये दर्शाती है हमें बुक वैल्यू। ओके, तो बुक वैल्यू नेटवर्थ दर्शाती है, इसका मतलब क्या कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी है ऑन द बुक्स, मतलब बुक्स पे कंपनी की रियल वैल्यू कितनी है, रियल नेटवर्थ कितनी है, ये हमें बुक वैल्यू दर्शाती है। तो बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू नेटवर्थ ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो पर वैल्यू मतलब नेटवर्थ तो कंपनी की आ गई, मान लो नेटवर्थ अगर कंपनी की है, नेटवर्थ अगर कंपनी की 1 लाख रुपए पूरी की पूरी कंपनी की नेटवर्थ आती है, ठीक है, पूरे कंपनी की नेटवर्थ अगर 1 लाख रुपए आती है, तो बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है हमें। पर शेयर मतलब क्या, हर एक शेयर होल्डर की कितनी होगी बुक वैल्यू, फिर कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है डिवाइडेड बाय, अगर मान लो 10,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है तो पर शेयर मिल जाएगी कि पूरी की पूरी बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने शेयर है वो अगर हम करते हैं, तो पर शेयर आपको वहां पे बुक वैल्यू आपकी आ जाती है। लेकिन बुक वैल्यू इज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी रहती है, और रियल वैल्यू जो होती है वो बुक वैल्यू होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू होती है कंपनी की, कि कंपनी के पास एसेट कितने अवेलेबल है, अगर उसमें से हम लायबिलिटी कम कर डालते हैं तो कंपनी की रियल नेटवर्थ आती है, रियल वैल्यू कंपनी कहते हैं, और उसे हम बुक वैल्यू वहां पे कहते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट का अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो वहां पे आपको शेयर कैपिटल और डेब्ट दिख जाएंगे, और एसेट जो होते हैं एट द बुक वैल्यू, एसेट्स आर शोन एट द बुक वैल्यू, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मतलब क्या, एसेट जो होते हैं वो बुक वैल्यू में दिखाए जाते हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो माइनस डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन अगर आपको पता नहीं होगा तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो अगर आप एक बिल्डिंग परचेस करते हो, ओके, बिल्डिंग अगर परचेस करते हैं कंपनी, या कोई मशीनरी आप परचेस करते हो, तो मशीनरी की जो लाइफ होती है वो लाइफ धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वो जो कम होती हुई लाइफ होती है वो डिप्रिसिएशन में दिखाती है कंपनी। मान लो 100 रुपए को अगर हमने कोई मशीन परचेस किया था, लेकिन हम क्या करते हैं, हर साल 10 रुपए डिप्रिसिएशन अगर कंपनी दिखा रही है, तो सेकेंड ईयर पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 रुपए हो जाएगी, थर्ड ईयर को कितनी हो जाएगी, 80 रुपए हो जाएगी, और ये 10-10 रुपए जो कम किए जा रहे हैं इसी को कहा जाता है फिर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब क्या, जो वैल्यू है वो कम कम होती जा रही है। ये चीज आपको ध्यान में आ गई कि जो मशीन है वो कल हमने अगर ली थी तो वो 4 साल 5 साल तक सेम काम नहीं करेगी, वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम की जाती है। उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन होता है, डबल डिक्लाइनिंग डिप्रिसिएशन। ये डिप्रिसिएशन एक पूरा बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप समझ सकते हो कि किसी भी एसिड की जो वैल्यू कम कम होती जाती है उसे डिप्रिसिएशन कहा जाता है। लेकिन जो जब बुक वैल्यू का हम कैलकुलेशन करते हैं तो डिप्रिसिएशन के बाद की जो, मतलब आज की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लेते हैं, ना कि परचेस प्राइस। परचेस तो हमने यहाँ पे किया था, लेकिन फर्स्ट ईयर को अगर हम बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 90 रुपीज कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का तो वहां पे डिप्रिसिएशन हो चुका है। ओके, ये चीज ध्यान में लेना जरूरी है। उसके बाद हाउ बुक वैल्यू पर शेयर इज डिराइव्ड, कि ये बुक वैल्यू पर शेयर होती है, ये डिवाइड कैसे की जाती है, कि टोटल एसेट्स कितने हैं कंपनी के माइनस लायबिलिटी, ये नेटवर्थ आ जाएगी कंपनी की। ओके, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज मतलब नेटवर्थ आ जाएगी। ओके, यहां तक समझ में आ गया। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, मतलब पर शेयर अब निकालना है। पूरी की पूरी कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज है, लेकिन अगर कंपनी को 1 लाख लोग अगर ओन कर रहे हैं तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, फिर 1 रुपया आएगा। तो ऐसे ही होता है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने वो हम अगर डिवाइड करते हैं नेटवर्थ को तो वो आ जाती है हमारी बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, सिंपली वो वहां पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उसके बाद होती है हमारी मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू मतलब क्या, आज मार्केट में हमारा क्या प्राइस चल रहा है उस स्टॉक का, वो मतलब मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ओके, थी आज रिलायंस का भाव क्या चल रहा है, आज रिलायंस चल रहा है 1250 रुपए पे, मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, ये कुछ मतलब मार्केट कोट नहीं मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये हो गई रिलायंस की प्राइस आज की, टुडेज वैल्यू ऑफ द रिलायंस। ओके, ये चीज ध्यान में लेना जरूरी है। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटायर इक्विटी ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब क्या कि सबके सब अगर मार्केट वैल्यू अगर मान लो 100 रुपए अगर मार्केट वैल्यू आज चल रही है किसी भी स्टॉक की, 100 रुपए अगर मार्केट वैल्यू चल रही है, ओके,
तो अब इस कंपनी के टोटल पूरे के पूरे 1 लाख शेयर जो है वो वहां पे कब अवेलेबल है मार्केट में। ओके, तो अब इस कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो गई, पूरी की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 100 रुपए प्राइस चल रही है, इनटू टोटल इक्विटी शेयर्स कितने अवेलेबल है मार्केट में 1 लाख, तो ये हो गया 1 करोड़। तो इसी को कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, कि पूरे के पूरे सब अगर शेयर अगर आज हम यहां पे जोड़ दे, सारे के सारे शेयर्स अगर मुझे खरीदने हो मार्केट प्राइस पे आज, तो मुझे कितना पैसा लगेगा, सिंपल उसी को कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, तो यही यहां पे दिया हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, तो मार्केट प्राइस पर शेयर की एक शेयर की प्राइस कितनी है इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर मैं आज सबके सब जितने भी शेयर अवेलेबल है मार्केट में रिलायंस के वो अगर खरीदना चाहता हूं और एक शेयर की प्राइस अगर 100 रुपए की चल रही है तो मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, 1 करोड़ रुपए की, तो 1 करोड़ रुपए हो गया वहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये चीज ध्यान में। ओके, सिंपल। तो मार्केट वैल्यू डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। तो अब मार्केट वैल्यू जो होती है, जो कंपनी की मार्केट वैल्यू चल रही होती है मार्केट में, वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो देन हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली। मान लो अगर किसी भी कंपनी को अगर आपको वैल्यू करना है, किसी भी कंपनी को आप खरीदना है, तो आप क्या डिटरमाइन करोगे कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है। मान लो अभी अगर मैं सोलर इंडस्ट्री को खरीदना चाहता हूं तो मैं फ्यूचर प्रोजेक्शंस करूंगा कि फ्यूचर में कंपनी क्या कर सकती है। ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखने वाले हैं, ये सिर्फ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, मार्केट के वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, मार्केट सेंटीमेंट की, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है मार्केट में। मान लो मार्केट अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बुलिश मार्केट है, बियरिश मार्केट है, उस पर डिपेंड होता है। उसके बाद लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी, लिक्विडिटी अच्छी है या नहीं उस ट्रेंड में, और ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसी चल रही है, डिमांड कितना चल रहा है, सप्लाई कितना चल रहा है। ओके, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक कंडीशंस की, इंडस्ट्री कैसी कर रही है, ओवरऑल इंडस्ट्री क्या कर रही है। मतलब मान लो ओवरऑल अगर यहां से हम देखें तो यहां से सोलर इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है, तो इंडस्ट्री पे भी मार्केट की कैपिटलाइजेशन है, मार्केट प्राइस वहां पे डिपेंड होता है। और न्यूज इवेंट्स एंड अदर डेवलपमेंट जो होते हैं उसमें सब पे जो ये प्राइस होता है मार्केट प्राइस, ये डिपेंड होता है। ये आगे जब कंपनी एनालिसिस हम देखेंगे वहां पे इन डिटेल में और हम ये देखने वाले। ओके, उसके बाद होती है हमारी रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू मतलब क्या, रिप्लेसमेंट वैल्यू इज द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट ऑफ द कंपनी। मतलब क्या, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कंपनी के टोटल एसेट्स अभी जो भी है उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है। मतलब मान लो कि एक कंपनी है, वो उसने 50 साल से वो शुरू है, उसके पास मशीनरी पड़ी हुई है, उसके पास जो भी काम करने के लिए मशीनरी पड़ी हुई है, वो अगर हम आज रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको कितनी वैल्यू लग सकती है। सिंपल एग्जांपल, अगर मुंबई के बांद्रा में कोई ऑफिस डाल के बैठा हुआ है, एलआईसी वाला वहां पे ऑफिस डाल के बैठे हैं, उनकी अगर परचेसिंग प्राइस तब सिर्फ 1 करोड़ थी, लेकिन आज अगर वही ऑफिस वो बाय करना चाहते तो क्या वो 1 करोड़ में बाय कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। उसी की वैल्यू आज 1000 करोड़ हो चुकी होगी, 100 करोड़, 500 करोड़ हो चुकी होगी। तो यही हो गई रिप्लेसमेंट वैल्यू, कि अगर हम हमारे पिछले एसेट को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो वैल्यू क्या लगेगी कंपनी की, उसी को कहा जाता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। ओके, तो रिप्लेसमेंट वैल्यू जो होती है क्या, what does it mean, तो if a new company were to set up all the infrastructure plants that are existing company has the cost it would incur today is the replacement value of the existing firm। मतलब अगर नई कोई कंपनी है जो आज रिलायंस खोलना चाहती है तो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होगी, कि आज रिलायंस की जहां पे जगह है वहां पे अगर हम मुंबई में कहते हैं, मुंबई के बांद्रा में अगर वो जगह खरीदना चाहता है तो रिप्लेसमेंट वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उस समय जब उन्होंने कॉस्ट उनका दिखाया, जब उन्होंने वहां पे लैंड बाय की वहां पे, तब उसकी वैल्यू अलग थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू वहां पे ज्यादा है। तो ये जो वैल्यू होती है आज की वैल्यू के हिसाब से उसे बाय करना, इसी को कहा जाता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो ये मैटर क्यों करती है, हेल्प्स अंडरस्टैंड द ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द कंपनीज एसेट। तो कंपनी के एसेट्स की टुडेज वैल्यू अंडरस्टैंड करने में ये हमें हेल्प करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया एलआईसी का जो बांद्रा का ऑफिस, मतलब बांद्रा में हम कह सकते हैं जू में, तो इसके उन्होंने वो बाय तो तब 2-2.5 करोड़ को किया होगा, लेकिन आज की उसकी वैल्यू क्या है आप सोच सकते हो, 50 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है।
आज उस एसेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आप चाहते हो किसी भी कंपनी को वैल्यूएशन करना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस कंपनी के जो भी एसेट्स आज उसके पास अवेलेबल है, वो अगर वो अपने परचेस कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, तो उससे हमें रिप्लेसमेंट वैल्यू पे लाना होगा कि आज रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या चल रही है। आज अगर सेम एसेट में खरीदने चाह रहा हूं तो आज हमें वैल्यू क्या लगने वाली है। ओके, उसके बाद एबिलिटी टू मीट लायबिलिटीज डिपेंड्स ऑन द रियलाइज्ड करंट वैल्यू ऑफ द एसेट। की लायबिलिटी मीट करने के लिए हमारे पास उतने एसेट्स है भी या नहीं, ये अगर आप जानना चाहते हो तो वहां पे आप रिप्लेसमेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और यूजफुल फॉर अ इन्वेस्टर टू एसेस कंपनी स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी, कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वहां पे एक एज अ सेफ्टी आप कह सकते हो कि मैं रिप्लेसमेंट वैल्यू अगर इस कंपनी की इतनी ज़्यादा है तो ये कंपनी में वैसे हमारी रिस्क कम हो जाती है कि वो कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी या अपने जो भी मतलब एक्सपेंसेस है वो पे नहीं कर पाएगी। वो सब एनालिसिस करने के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ एसेट इज एन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो ऑफ द एसेट्स। वॉरेन बफेट, अगर आपने सुना होगा, वॉरेन बफेट इज द बिगेस्ट या सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। तो वॉरेन बफेट के हिसाब से इट इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ अ कैश दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द रिमेनिंग लाइफ। मतलब क्या कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस में अगर आप पैसा लगाने चाहते हो तो सिंपल भाषा में इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि फ्यूचर कैश फ्लोज कंपनी के कैसे होने वाले, फ्यूचर में कंपनी कितना पैसा हमें कमा के देने वाली है, उसको डिस्काउंट करना आज के रेट पे वह इसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। कि फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है और उस फैक्टर्स को हम आज के रेट पे डिस्काउंट करते हैं, उसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी। बहुत सारे इन्वेस्टर इसे ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको देखना होगा कि कंपनी आने वाले फ्यूचर में मुझे अच्छा खासा रिटर्न देने वाली है या नहीं। अगर देने वाली है तो वहां पे आप इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी डिस्काउंट करके कैलकुलेट कर सकते हो। अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के, वो हम जब कंपनी एनालिसिस देखेंगे उसमें इन डिटेल हम वैसे तो देखने वाले। ओके, तो फ्यूचर बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर की फ्यूचर में कंपनी कितना पैसा हमारे लिए कमाने वाली है, डिस्काउंट एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो भी है उस पर हम डिस्काउंट करते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू फिर हमें वहाँ पे देख सकते हैं। तो डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट, रिटर्न कंसीडर इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, नेचर ऑफ अ बिजनेस एंड यूनिक रिस्क, अगर बिजनेस में रिस्क क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टर क्या है, इन सब से हम फिर इंट्रिंसिक वैल्यू वहाँ पे निकाल सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज अबाउट estimating intrinsic value today and paying price to earn the value of a future। मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो भी वैल्यू आज हम पे कर रहे हैं उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ की वैल्यू हम आज पे कर रहे हो और आने वाले फ्यूचर में वो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें फिर हम हकदार होंगे। तो वो प्रॉफिट कमा सकती है या नहीं, वो सब कैलकुलेट करने के लिए हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसकी डिटेल हम देखने वाले। ओके, तो वहां पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। मार्केट वैल्यू वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? फिर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इस्टेब्लिशमेंट वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, की अर्निंग पोटेंशियल कितना है कंपनी का, उसके बेसिस पे जो वैल्यू हम निकालते हैं उससे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। और मार्केट प्राइस मतलब आज मार्केट की प्राइस क्या चल रही है, आज उस कंपनी की मार्केट प्राइस क्या चल रही है उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। ओके, तो ये अंडर वैल्यू, फेयर वैल्यू और ओवर वैल्यू हो सकती है फिर कंपनी। तो अंडर वैल्यू कब होगी? मान लो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट प्राइस अगर कम है। मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी कंपनी की 100 रुपए है, ओके, और उसकी प्राइस मार्केट में चल रही है 80 रुपए, तो इसका मतलब क्या, ये कंपनी क्या हो गई? अंडर वैल्यू हो गई। ओके, कि 100 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब 100 रुपए आपको कमा के देने वाली है कंपनी बाद में, लेकिन 80 रुपए आज आपको पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या, ये आपके लिए अंडर वैल्यू हो गई। अगर मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों सेम होती है तो ये फेयरली वैल्यू हम इसे कहते हैं। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है और मार्केट प्राइस अगर ज्यादा होती है तो वहां पे हम उस कंपनी को हम ओवर वैल्यू कंपनी वहां पे कहते हैं। ओके, उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप का जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं इनटू द मार्केट प्राइस आज एक शेयर की कितने चल रही है, हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द वैल्यू प्लेस्ड बाय द मार्केट
कलेक्टिवली ऑन द एंटायर कंपनी एज रिफ्लेक्टेड इन द करंट मार्केट प्राइस। मतलब आज की मार्केट में प्राइस कंपनी की क्या चल रही है और कलेक्टिवली अगर हमें सबके सब शेयर बाय करना चाहता हूं तो मुझे कितना प्राइस लगेगा, ये हमें दर्शाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। ओके, तो मार्केट कैप कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया कि मार्केट प्राइस पर शेयर की, एक शेयर की प्राइस कितनी, मान लो 100 रुपए चल रही है एक शेयर की प्राइस, इनटू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर 1 लाख है तो यहाँ पे 100 रुपए, तो 1 करोड़ रुपए पूरी की पूरी हमारी फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। ओके, तो ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला। उसके बाद एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं शेयर इश्यूज, और ये 20 यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और 1 लाख अगर शेयर वहां पे इश्यू किए तो 20 लाख रुपीज कंप्लीटली मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का हो जाता है। ओके, तो चेंजेस कंटिन्यूअसली, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ये चेंजेस होता है, क्यों चेंज होता है मुझे बताओ। तो चेंज इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में प्राइस ऑफ द स्टॉक रिमेन सेम कभी भी नहीं रहती, कि आज जो स्टॉक की प्राइस थी वो कभी भी सेम नहीं रहेगी। ओके, तो मान लो ये 20 रुपीज यहाँ पे दिया है, ये मार्केट में प्राइस अगर कल डिमांड की वजह से या कल किसी भी न्यूज की वजह से अगर 30 रुपीज हो जाते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 30 लाख रुपीज हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही हमारी स्टॉक की प्राइस चेंज होगी वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होगा। ओके, सिंपल। ओके, तो इंडिकेटर टू द मार्केट साइज, की मार्केट साइज का है कि ये एक इंडिकेटर होता है कि कंपनी कौन से कैटेगरी में आती है, तो इसी के लिए स्टॉक कैटेगरीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो स्टॉक को कैटेगराइज किया गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया की जो हमारी इंडेक्सेस भी होती है वो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड इंडाइसेस है। तो ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे इंडाइसेस वाले पार्ट में, लेकिन अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 3 पार्ट में कंपनियों को डिवाइड किया जाता है इंडियन मार्केट में। ओके, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मतलब क्या कि बड़ी कंपनियां, मीडियम साइज कंपनियां, छोटी कंपनियां, बस इतना ही होता है। तो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक मतलब क्या, लार्जेस्ट कंपनीज बाय मार्केट कैप, जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, उनको हम लार्ज कैप कंपनियां कहते हैं। ओके, उसके बाद मिड कैप स्टॉक होते हैं, मीडियम इन टर्म्स मतलब मीडियम साइज कंपनी जो होती है उनको मीडियम मिड कैप स्टॉक कहा जाता है, और इनके बाद जो आते हैं स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं, जो छोटी साइज कंपनियां होती है उनको स्मॉल कैप कंपनी वहां पे कहा जाता है। उसके बाद एक ब्लू चिप स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। ब्लू चिप स्टॉक मतलब क्या, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सालों से अच्छी है, जो लॉन्ग टर्म जिनकी हिस्ट्री अच्छी है और जो स्टेबल ग्रोथ कंपनी है, उन्हें ब्लू चिप स्टॉक इंडियन मार्केट में कहा जाता है। ओके, तो वैसे तो कुछ फिक्स कट ऑफ वैसे रहता नहीं, लेकिन कॉमनली कंसीडर जो किया जाता है टॉप 50 टू 100 कंपनी जो है, मतलब इंडिया में जो टॉप 50 कंपनियां, जो टॉप 100 कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मतलब क्या कि मान लो किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ है, किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख करोड़ है। ओके, इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनियां इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो जो टॉप 100 कंपनियां जिनका सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनको हम लार्ज कैप कंपनियां कहते हैं। उसके बाद 200 से लेके 500 तक जो स्टॉक्स है उनको हम मिड कैप स्टॉक कहते हैं, और 500 से नीचे जो भी जिनकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उन सबको हम स्मॉल कैप स्टॉक वहां पे कहते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप ऐसे हम स्टॉक्स को डिवाइड करते हैं। और एक होता है ब्लू चिप स्टॉक। तो ब्लू चिप स्टॉक मतलब वो स्टॉक जिनका कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, जिन स्टॉक को कहा जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या बाकी सब पिछले हिस्ट्री में अच्छा खासा है, तो इन सब स्टॉक को वहां पे ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। तो रिलायंस, टीसीएस जैसी कंपनी ब्लू चिप स्टॉक्स में वैसे आती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। ओके, तो एंटरप्राइज वैल्यू मतलब क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आज रिलायंस का पूरा बिजनेस अगर मैं खरीदना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत होगी, यही हमें बताता है एंटरप्राइज वैल्यू। सिंपल, पूरा का पूरा बिजनेस अगर आज मैं खरीदना चाहता हूं, पूरा का पूरा बिजनेस, तो मुझे कितने पैसे की जरूरत होगी ये मुझे बताता है एंटरप्राइज वैल्यू। टोटल वैल्यू ऑफ दैट कंपनी एंटरप्राइज वैल्यू होती है। ओके, तो एंटरप्राइज वैल्यू फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम समझ लेते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू रेफर्स टू द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस इज फंडेड बाय वेरियस सोर्सेस। तो एक बिजनेस जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग सोर्सेस से फंड होता है। कुछ पैसा बिजनेस जो होता है कुछ शेयर से लेता है, कुछ बॉन्ड से लेता है, कुछ प्रेफरेंस शेयर से लेता है, कुछ प्रमोटर से लेता है। तो अलग अलग सोर्सेस से बिजनेस पैसा कलेक्ट करता है। ओके, तो ये बिजनेस ये देख लिया हमने। उसके बाद एंटरप्राइज वैल्यू फोकसेस ओनली ऑन द कैपिटल दैट इज गेनफुल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। मतलब
जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में, जो कैपिटल इन्वॉल्व है उसमें एंटरप्राइज वैल्यू फोकस करता है। इट रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ इस कैपिटल स्ट्रक्चर की। उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है उस पर वो फोकस नहीं करता कि डेब्ट से कितना पैसा लाया हुआ है, इक्विटी से, इस पे फोकस नहीं करता कि पूरा का पूरा बिजनेस खरीदने के लिए कितना पैसा लगाएगा भाई वो बताए, यही होता है हमारा एंटरप्राइज वैल्यू। तो ओके, तो एंटरप्राइज वैल्यू दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। एक होता है एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ कंसोलिडेटेड बेसिस एंड एक होता है स्टैंड अलोन बेसिस। तो कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन अगर आपको पता नहीं तो ये मैं आपको बता देता हूं। कंसोलिडेटेड मतलब क्या होता है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी कंपनियां आती है, ओके, तो ये रिलायंस एक पेरेंट कंपनी हो गई, इसके अंदर जियो भी आता है, ओके। अगर जब भी आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने जाओ तब अगर आप टोटल रेवेन्यू अगर कंपनी का देख रहे हो उसमें अगर जियो के फाइनेंशियल्स भी इंक्लूड है तो ये होगा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। मतलब ये हो गई पेरेंट कंपनी और जो सब्सिडरीज है उनके भी वहां पे अगर रिपोर्ट या उनका भी प्रॉफिट अगर वहां पे इंक्लूड रहता है तो उसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। और अगर आप सिर्फ रिलायंस का ऑयल एंड केमिकल सेक्टर, एक ही सेक्टर का अगर आप देखना चाहते हो और एक ही सेक्टर के फाइनेंशियल्स और बाकी सब आप देखते हो तो ये हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑयल एंड केमिकल सेक्टर का स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। मतलब स्टैंड अलोन सिर्फ ऑयल एंड केमिकल सेक्टर से हम कितना पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ ऑयल एंड केमिकल सेक्टर पे हम कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं और बाकी सब चीजें ये आपको बताता है। ये होगा स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। और ये होता है हमारा एक होता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जिसमें रिलायंस हो गया, रिलायंस जियो का भी आ गया, उसके बाद हम जियो हॉटस्टार का आ गया रेवेन्यू, उसके बाद रिलायंस रिटेल का आ गया, ये सब मिला के कंपनी कितना कमा रही है, रिटेल कितना कमा रही है, ये सब एक जगह पे दिखाया जाता है। ये पूरा का पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट होगा तो ये पेरेंट कंपनी कौन हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे हो गई। तो ये होता है हमारा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कि सबका सब प्रॉफिट कितना आ रहा है और स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ एक सेक्टर या एक कंपनी फिर वो कितना कमा रही है वो बताना, मतलब स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। तो एंटरप्राइज वैल्यू अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे मतलब पूरी की पूरी रिलायंस अब मुझे बाय करनी है, जियो भी बाय करना है, ऑयल एंड नेचुरल वाली जो है वो भी बाय करनी है, रिलायंस रिटेल भी बाय करना है, सब कुछ अगर बाय करना है तो ये कैसे काम करता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इंक्लूड्स पेरेंट्स प्लस सब्सिडरीज। पेरेंट कंपनी मतलब कौन, रिलायंस। सब्सिडरीज मतलब कि जियो हो गई, रिलायंस रिटेल हो गई, ये सब सब्सिडरीज हो गई। तो ये दोनों का वहां पे इंक्लूड होता है। तो एंटरप्राइज वैल्यू इनकी कैसे कैलकुलेट की जाती है, मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉमन इक्विटी, कि पेरेंट कंपनी जो है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है कॉमन इक्विटी शेयर्स की, कि इक्विटी शेयर्स की आज की वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो कितना चल रहा है, प्लस वैल्यू ऑफ अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रेफरेंस कैपिटल, मतलब प्रेफर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर से जो कैपिटल उठाई हुई है उसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ द डेप्थ, अगर कंपनी के पास कोई भी डेप्थ है उसकी वैल्यू क्या है, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड कैपिटल सब्सिडरी की, सब्सिडरी अगर कोई है तो उसके भी शेयर्स होंगे उसकी वैल्यू क्या है, और मार्केट वैल्यू ऑफ द डेप्थ अगर टोटल इसका पूरा का पूरा टोटल अगर हम करते हैं तो ये टोटल मतलब रियली कि क्या मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी क्या है, कि कंपनी की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है वो, उसके बाद कंपनी का डेप्थ क्या है वो भी मुझे पे तो करना पड़ेगा अगर मैं वो कंपनी अगर खरीद रहा हूं तो, ओके। उसके बाद कंपनी की जो सब्सिडरीज है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो भी हम वहां पे इंक्लूड करके, सब्सिडरी का अगर कोई डेप्थ है वो भी हम इंक्लूड करते हैं। अगर मैं वो कंपनी बाय कर रहा हूं तो वो डेप्थ अगर उस कंपनी ने कुछ लिया हुआ है तो वो मुझे पे तो करना होगा, तो वो मुझे कॉस्ट हो गई। तो पूरी की पूरी एंटरप्राइज बाय करने के लिए फिर वो मुझे कॉस्ट हो गई। तो ये सब वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं, माइनस करते हैं हम कैश एंड कैश इक्विपमेंट एंड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द पेरेंट एंड सब्सिडरी। ये क्यों हम कैश क्यों हम माइनस करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और अगर आप इसका आंसर दे सकते हो तो ठीक, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूं। मान लो मैं एक कंपनी बाय कर रहा हूं, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विपमेंट फिर माइनस किए जाते, क्यों, एक कंपनी बाय करेंगे, ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं एंटरप्राइज वैल्यू, डोंट वरी, ओके। ठीक है, तो रिलायंस ने एक कंपनी हम लेते हैं, 1000 रुपीज का मार्केट कैप उसका चल रहा है। मतलब अगर मैं पूरे के पूरे शेयर अगर बाय करना चाहूँ ओपन मार्केट में तो 1000 रुपीज लगेंगे। उसके बाद उस कंपनी के पास डेप्थ है 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए उस कंपनी पे डेप्थ थे। अगर मैं वो कंपनी बाय करता हूँ मुझे डेप्थ तो देना ही होगा, तो वो भी मुझे देना ही होगा, ओके। उसके बाद कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर से कुछ कैपिटल उठाई, मान लो 500 रुपए अगर कंपनी ने उठाया, ठीक है, और ये भी देने होंगे क्योंकि मैं कंपनी अगर बाय कर रहा हूँ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी उनका हिस्सा देना पड़ेगा, उनके भी शेयर में बाय कर रहा हूँ, ओके।
अगर कोई सब्सिडरी है, सब्सिडरी की मार्केट वैल्यू चल रही है 200 रुपए, ओके, ये भी देनी होगी क्योंकि सब्सिडरी को भी मैं बाय कर रहा हूँ, पूरी की पूरी कंपनी रिलायंस ग्रुप ही बाय कर रहा हूँ, तो डिजिटल की वैल्यू मान लो 200 रुपए भी देने होंगे, उस पर कोई डेप्थ है वो भी देना होगा, ठीक है, ओके। लेकिन ये सब प्लस किया जाता है, ठीक है, और इसमें से माइनस किया जाता है कैश और कैश इक्विपमेंट। कैश एंड कैश इक्विपमेंट मतलब क्या, जो बैंक में कैश पड़ी हुई है वो, और कैश इक्विपमेंट म्हणजे क्या, जो लिक्विडेट आप डायरेक्टली कर सकते, कैश उससे कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, इन शॉर्ट टर्म, उसे कैश इक्विपमेंट कहा जाता है। तो ये कैश माइनस क्यों किया जाता है, तो ये कैश इसलिए माइनस किया जाता है, मान लो कैश उस कंपनी के पास पड़ा है 500 रुपए, ठीक है, तो अब आप इस कंपनी को बाय करने के लिए आपको कितनी वैल्यू लगेगी, 1000 प्लस 100 प्लस 500 1600 1800 एंड 1900, मतलब 1900 रुपए आपको लगेगी, सिंपल, ओके, ठीक है। बट अब इस कंपनी के पास जो ये 500 रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, ओके, तो ये बैंक अकाउंट में पड़े हुए जो पैसे हैं वो तो आपके पास आएंगे, आप अगर कंपनी बाय करते हो तो ये आपका एक बेनिफिट हो गया, ओके, ये बेनिफिट हो गया आपका, ये चीज आपको ध्यान में आएगा क्योंकि ये बैंक में पड़े हुए कंपनी के पास, ये भी आपके पास आ जाएगी अगर आप पूरी की पूरी कंपनी खरीदते हो तो। लेकिन हम इसे माइनस इसलिए करते क्योंकि ये हमारे कॉस्ट नहीं है। अगर कंपनी में के में पास 500 रुपए अगर बैंक अकाउंट में पड़े तो हम इसे माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए कॉस्ट नहीं है। कंपनी बाय कर ली, कंपनी के अकाउंट में ही 500 रुपए अगर पड़े हुए तो हमारे लिए टोटल बाय करने के लिए हमें कॉस्ट कितना लगेगा, फिर 1400 रुपीज ओनली। क्यों? क्योंकि जो कैश कंपनी के पास पड़ा है वो कैश तो अल्टीमेटली हमें ही मिलने वाला है, तो ये हमारे लिए कॉस्ट नहीं हो सकता। आई बात ध्यान में, तो यही होता है कि कंपनी के जो कैश एंड कैश इक्विपमेंट होते हैं वो हम माइनस करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कॉस्ट नहीं होता, वो हमारे लिए बेनिफिट ही होता है कि कंपनी बाय करते ही वो कैश हमारे पास आ जाएगा और वो उससे ही हम चाहे तो वो 500 रुपीज पे कर देंगे, तो वो कॉस्ट नहीं है। तो टोटल कंपनी बाय करने के लिए कितने पैसे हमें लगाएंगे, मतलब हमें कॉस्ट कितनी लगेगी, आज 1400 रुपए लगेगी, 1400 रुपए लगेगी, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में आना है कि इतना पैसा मुझे आज कंपनी अगर बाय करनी तो इतना मुझे लगेगा, तो ये हो गए आपके लिए कॉस्ट या एंटरप्राइज वैल्यू, मतलब टोटल कंपनी अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो इतने पैसे मुझे लगने वाले, ओके। तो एंटरप्राइज वैल्यू स्टैंड अलोन बेसिस पे, स्टैंड अलोन बेसिस पे मतलब क्या, फिर एंटरप्राइज जो हमने ये देखी थी, जो भी हमारी सब्सिडरी होगी उसका डेप्थ या ये कुछ भी नहीं होगा, फिर स्टैंड अलोन मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ रिलायंस का ऑयल एंड गैस जो भी है वो बाय करने वाला, तो उसके सब कुछ हम लेंगे, वो स्टैंड अलोन बेसिस पे होते हैं। वहां पे सब्सिडरी जो होती है उसका फिर कुछ भी नहीं होता और ये सब इंक्लूड होता है, उसमें से भी माइनस फिर कैश एंड कैश इक्विपमेंट हम वहां पे करते हैं, ओके। तो वैल्यू ऑफ अ इंडिविजुअल कंपोनेंट शुड बी बेस्ड ऑन द देयर फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब क्या, जब भी कभी हम ये सब कैलकुलेट करते हैं डेप्थ और बाकी सब चीजें, वो फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए कि आज की मार्केट की प्राइस क्या। मान लो मैं अगर आज बाय करना चाहता हूं तो आज की मार्केट की प्राइस क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जुहू चौपाटी पे या बैंड्रा में अगर समझो रिलायंस ने 20 साल पहले कोई बिल्डिंग खरीद के रखी थी जो जिसकी वैल्यू थी 1 करोड़ रुपीज, लेकिन अगर आज की उसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपीज चल रही है तो हम ये लेंगे, ना कि ये। क्यों? बाय तो 1 करोड़ में की थी, लेकिन अगर आज मैं बाय कर रहा हूं तो मैं अगर उसे आज बेचता हूं तो मैं 100 करोड़ में उसे बेच सकूंगा, ओके। तो मतलब आज की वैल्यू लेना मुझे इंपॉर्टेंट है, ना कि पिछली जो भी बाइंग प्राइस थी वो। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो भी रियलाइज्ड या फेयर वैल्यू होगी आज की, अभी जो रिसेंट मार्केट में चल रही है वो वहां पे हमें लेनी होंगी। कंपोनेंट यूज इन इंटरप्राइज वैल्यू, तो कॉमन इक्विटी यूज करते हैं हम, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूज करते हैं, प्रेफरेंस कैपिटल, डेप्थ, कैश एंड कैश इक्विपमेंट एंड नॉन ऑपरेटिंग नॉन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो भी होती है ये सब वहां पे हम यूज करते हैं इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ओके। तो ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखो, द कंपनी कॉमन इक्विटी शेयर हैज अ, जो भी हमारे 10 लाख शेयर है विद फेस वैल्यू ऑफ 10, दिस शेयर्स आर करंटली ट्रेडिंग इन द 340 पर शेयर, द प्रेफर शेयर ऑफ द डेप्थ एंड अनलिस्टेड शोन एंड एमोर्टाइजेशन एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे जो भी दिया गया है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल के मुझे दिखा दो। मार्केट कैपिटलाइजेशन के कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है इनटू नंबर, हमारी एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही है, 340 रुपीज चल रही है, ओके, इज इक्वल टू ये इंटू ये आ गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये देखो यहाँ पे आ गया होगा शेयर्स इंटू, ओके। ये चीज फिर आपको पूरी कंप्लीटली ध्यान में आएगी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालना है, कि शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग है इनटू हमारा जो भी शेयर प्राइस चल रहा है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने निकाला है। सिंस द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स यहाँ पे दिया गया है, तो क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले हमने प्लस किया, उसके बाद प्रेफरेंस कैपिटल, ओके, ये
प्लस प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर से जो भी कैपिटल वो उठाया होगा वो, प्लस डेप्थ, आउटस्टैंडिंग डेप्थ जो भी आउटस्टैंडिंग है वो, ये देखो प्लस प्लस प्लस, माइनस कैश एंड कैश इक्विपमेंट, क्यों किया ये भी मैंने आपको बताया, क्यों माइनस किया हमने, क्योंकि वो हमारे लिए एक एसेट बन सकता है। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कंपनी ने भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो अगर आप बाय कर लेते हो तो उसका बेनिफिट आपको ही होने वाला अल्टीमेटली, तो वो भी हमने माइनस किया। तो ये देखो यहाँ पे 45 करोड़ जो है हमारी इंटरप्राइज वैल्यू वहां पे आ गई उस कंपनी की। ओके ठीक है, सिंपल। ओके, तो आगे हम देखेंगे अर्निंग्स, हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग अर्निंग एंड फॉरवर्ड अर्निंग क्या होता है ये हम देखने की अब कोशिश करते हैं। ओके, तो अर्निंग आर द प्रॉफिट इन द बिजनेस, दे कैन बी डिफाइंड एट द वेरियस लेवल। तो अर्निंग मतलब क्या कि कंपनी कितना कमा रही, सिंपल कि भाई कंपनी आज मैंने शॉप लगाया, शॉप दिन में कितना कमा रहा है, हफ्ते में कितना कमा रहा है, ईयरली कितना कमा रहा है, ये हो गई हमारी अर्निंग की कंपनी अल्टीमेटली पैसा कितना कमा रही है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है। ओके, तो अब ये जो अर्निंग होती है ये अलग अलग लेवल पे कैलकुलेट की जाती है कि नेट प्रॉफिट अर्निंग कौन से ये देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो नेट प्रॉफिट मतलब क्या, बॉटम लाइन ऑफ द स्टेटमेंट या बॉटम लाइन कहते हैं हम इसे इनकम स्टेटमेंट की। क्यों, ये सब हम आने वाले जो चैप्टर होंगे हमारे कंपनी एनालिसिस इन डिटेल में सीखेंगे। ओके, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अवेलेबल टू अप्रोप्रिएट अमॉन्ग लेंडर्स एंड गवर्नमेंट एंड ओनर्स, इनके लिए अर्निंग हो गई। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ से टैक्स भी लेगा तो ये गवर्नमेंट के लिए भी अर्निंग हो गई। अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस पे जो डेप्टर है उनको भी हम इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट वालों के लिए भी ये अर्निंग हो गई। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगा उनके लिए भी ये अर्निंग हो गई। ओके, तो ईबिटा जो हो गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अवेलेबल टू रिकवर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द अप्रोक्सीमेट अमॉन्ग लेंडर्स, गवर्नमेंट्स एंड ओनर्स। जो भी ओनर्स है उनके लिए भी ये अर्निंग है, गवर्नमेंट के लिए अर्निंग है, और जो भी लेंडर्स है उनके लिए भी ये ईबिटा फिर अर्निंग हो जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक ही स्टेटमेंट में अगर हम ईबिटा होता है हमारा, ईबिटा उसमें से डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन अगर हम माइनस कर देते तो हमारा ईबिट आता है, और लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट ये अर्निंग होती है सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन ये ऊपर वाली अर्निंग अगर हम कहें तो यहाँ पे इंटरेस्ट और बाकी सब चीजें देते तो ये गवर्नमेंट के लिए भी एक अर्निंग सोर्स हो सकता है। तो इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ अर्निंग इसे कहा जाता है। ओके, टाइप्स ऑफ अर्निंग बेस्ड ऑन टाइम। ओके, तो अलग अलग टाइम की अर्निंग होती है। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल अर्निंग होती है, मतलब अर्निंग ऑफ अ प्रीवियस ईयर, कि लास्ट ईयर क्या कंपनी ने कमाया, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट किया था, ये क्या हो गया प्रीवियस अर्निंग। ट्रेलिंग अर्निंग होती है, ट्रेलिंग अर्निंग मतलब क्या, अर्निंग ऑफ द मोस्ट रिसेंट पीरियड अप टू अ प्रेजेंट कैलकुलेटेड ऑन अ रोलिंग बेसिस, कि मोस्ट रिसेंट कि मतलब मान लो इस साल कंपनी ने 100 रुपए कमाए, मोस्ट रिसेंट कि पिछले साल कितने कमाए थे, 90 रुपीज कमाए थे, तो एप्रिसिएशन कितने का हुआ। ओके, इसी को कैलकुलेशन को कहा जाता है फिर रोलिंग रिटर्न, की कैलकुलेशन रोलिंग बेसिस पे किया जाता है, रोलिंग बेसिस पे किया जाता है। ओके, और फॉरवर्ड अर्निंग जो होती है, अर्निंग बेस्ड ऑन द फ्यूचर रेवेन्यू ऑन कॉस्ट प्रोजेक्शन, कि फ्यूचर में कंपनी कितना कमा सकती है। यहां से अगर मैं कहूं कि फ्यूचर में एआई बेस्ड कंपनियां अच्छा कमा सकती है, ये मैं क्यों कह पा रहा हूं, अगर किसी भी कंपनी का मैं एनालिसिस करने बैठता हूं, ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि फ्यूचर प्रोजेक्शन में कर रहा हूं कि फ्यूचर में ग्रोथ इतनी होने वाली है, फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी का प्रोजेक्शन ये होगा, फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी इतने रेट से ग्रो करेगी, फ्यूचर में एआई इंडस्ट्री इतने रेट से ग्रोथ करेगी, उसका बेनिफिट हमें इतना होने वाला है। ये फ्यूचर प्रोजेक्शन में जो कर रहा हूं उसे फॉरवर्ड अर्निंग कहा जाता है। ओके, तो ट्रेलिंग अर्निंग जो होती है वो बेसिकली जिसे टीटीएम भी हम कहते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ की, लास्ट 12 मंथ की। अगर कोई भी कंपनी जब आप एनालिसिस करते हो, ये हम एनालिसिस पार्ट में सीखेंगे, लेकिन आपको बता देता हूं कि हम टीटीएम उसे कहते हैं कि लास्ट 12 मंथ से आज की अर्निंग हम कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हम अर्निंग का ट्रेंड देखते हैं कि अर्निंग बढ़ रही है या घट रही है। अगर अर्निंग बढ़ रही है ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन होता है, और अगर अर्निंग कहीं पे भी कम हो रही है तो ये हमारे लिए नेगेटिव साइन होता है। तो हम इमीडिएट प्रीवियस 12 मंथ्स की जो अर्निंग है वो उसे हम कंपेयर करते हैं, उसे हम ट्रेलिंग 12 मंथ टीटीएम हम कह सकते हैं। और आप बहुत सारे इनकम स्टेटमेंट्स में वहां पे टीटीएम वहां पे देख सकते हो। ओके, तो ट्रेलिंग 4 क्वार्टर की, लास्ट 4 क्वार्टर्स की भी अर्निंग हम क्वार्टर टू क्वार्टर वहां पे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट क्वार्टर में, ये इस क्वार्टर में मतलब फर्स्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर कंपनी ने कितना, कुछ साइक्लिकल इंडस्ट्री होती है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो क्वार्टरली हमें देखना जरूरी होता है। मान लो कि एसी बनाने वाली कंपनी, तो एसी बनाने वाली कंपनी एज कंपेयर टू विंटर में अच्छा करेगी या समर में, तो समर में अच्छा करेगी, तो समर के क्वार्टर में लास्ट ईयर की अर्निंग क्या थी और इस ईयर की अर्निंग क्या, ये हम कंपेयर करते हैं ताकि हमें एक फेयर पिक्चर वहां पे दिख सके। ओके, तो
पिछले से कंपेयर करना मतलब क्या, हमारी हिस्टोरिकल अर्निंग से कंपेयर करना। ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब ट्रेलिंग अर्निंग मतलब जो हम कंपेयर करते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ से कंपेयर करना कि आज से एक साल पहले क्या था आज क्या है, और 4 क्वार्टर मतलब अलग अलग क्वार्टर से हम वहां पे कंपेयर करते हैं, और फॉरवर्ड मतलब आने वाले फ्यूचर में क्या अर्निंग होने वाली। ओके, उसके बाद होता है हमारा अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर मतलब क्या, नाम में ही आपको पता चल जाएगा, अर्निंग पर शेयर हर एक शेयर होल्डर के लिए कितनी अर्निंग वहां पे हो रही है। ओके, तो नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर। तो लास्ट लाइन जो बॉटम लाइन मैंने जैसे आपको बताया कि सब कुछ मतलब मान लो कंपनी 1 लाख रुपए कमा रही है, ठीक है, 1 लाख रुपए कमाने के बाद एक्सपेंसेस हुए, टैक्स हुए, डेप्रिसिएशन हुआ, एमोर्टाइजेशन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ये सब देने के बाद 20,000 रुपए कंपनी के पास बचते। ये सब टर्म्स क्या होती है, ये सब हम कंपनी एनालिसिस में डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, सॉरी, 20,000 रुपए कंपनी के पास बचते। ओके, तो ये 20,000 जो हुए, अब ये होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्यों, सब कुछ देने के बाद कि एक्सपेंसेस इतना हुआ, खर्चा इतना हुआ, टैक्सेस इतने दिए, इंटरेस्ट इतना दिया, सब कुछ देने के बाद जो बचा, अब ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है ओनर ऑफ द कंपनी। कि आप कोई मान लो शॉप चला रहे हो, शॉप चलाते समय अगर मान लो आपने रेंट पे शॉप लिया है, तो मान लो आपने 1 लाख रुपए कमाया, आपने रेंट 10,000 रुपए दे दिया, लाइट बिल आपने दे दिया, आपने जो भी माल मंगाया था उस माल का पैसा दे दिया, और लास्ट में आपको पास 20,000 रुपए बचा, तो ये 20,000 रुपए अब आपका प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही मार्केट में भी होता है। अब ये जो हो गया, ये हो गया नेट प्रॉफिट, मतलब ये हो गया रियल शेयर होल्डर्स जो भी है हम, हमारा प्रॉफिट ये हो गया। ओके, तो ये नेट प्रॉफिट जो होता है हमारा, ये होता है नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर, हमारे जैसे शेयर होल्डर को ये दिया जाता है। ओके, तो ये 20,000 रुपए अब जो प्रॉफिट हुआ, तो ये हर एक शेयर होल्डर में बांटा जाएगा। ये तो आप मानोगे कि ये 20,000 जो प्रॉफिट हुआ है ये पूरे के पूरे कंपनी को हुआ है, तो ये हर एक शेयर होल्डर में बांटा जाएगा। ओके, तो अब मान लो कंपनी के 1,000 शेयर अगर है आउटस्टैंडिंग, तो हर एक शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए। ये चीज आई आपको ध्यान में, क्योंकि ये ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट है। ओके, शेयर होल्डर अर्निंग पर शेयर हर एक शेयर होल्डर के लिए कितना, तो 20,000 अगर कंपनी कमाती है, उसके 10,000 अगर हमारे शेयर होल्डर, तो हर एक के लिए 20 रुपए है। यही होता है हमारा अर्निंग पर शेयर, कि हर एक शेयर होल्डर के लिए कंपनी कितना पैसा कमा रही है। ओके, तो नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, की टोटल हमारे कितने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग की कितने शेयर हमारे मार्केट में अवेलेबल है, ये अगर हम करते हैं उसे डिवाइड, तो हमें मिलता है अर्निंग पर शेयर। ओके, ठीक है, ये हम इन डिटेल में जब हम कंपनी एनालिसिस देखेंगे उसमें ये डिटेल में आपको सब देखने को मिल जाएगा। ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो नेट प्रॉफिट अगर कोई कंपनी 10 लाख कमाती है, आउटस्टैंडिंग शेयर अगर 2 लाख है, तो एक शेयर होल्डर के लिए 5 रुपए कंपनी कमा रही है। ओके, ये चीज ध्यान में आ गई। ओके, अ हायर ईपीएस शो अ हायर प्रॉफिटेबिलिटी and a better earning for a shareholders, and as such shares will be preferred over a shares of a companies with a lower EPS। तो सिंपल सी बात है, जो कंपनी मुझे ज्यादा ईपीएस अर्निंग करके देगी उसमें मैं पैसा लगाऊंगा, तो हायर ईपीएस जिसका होगा वो मुझे बेनिफिशियल वहां पे रहेगी। ओके, ये चीज आपको ध्यान में आ गई। उसके बाद है हमारा डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड क्या होता है ये समझा देता हूं आपको पहले। डिविडेंड मतलब मान लो कोई भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, सब एक्सपेंसेस या सब कुछ देने के बाद अगर कंपनी के पास पैसा बचता है, तो कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और वो प्रॉफिट डिविडेंड एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता, डिविडेंड के भी अलग अलग शेयर होल्डर्स को अलग अलग वहाँ पे राइट्स होते हैं, और डिविडेंड्स मतलब कंपनी चाहे तो दे सकती है, नहीं तो कंपनी फिर से अगर ग्रोथ कंपनी हो तो वो वैसे ज़्यादातर डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि ग्रोथ कंपनियां अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहती है वो, और अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहती है, तो वो नहीं देती। लेकिन स्टेबल कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है, जैसे कि रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, कोल इंडिया, ये कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, आईटीसी हो गई रेगुलर डिविडेंड देती है। तो अपनी जो अर्निंग होती है वो अर्निंग अपने शेयर होल्डर में बांटना, मतलब डिविडेंड देना, खत्म, इतना ही होता है। ओके, तो डिविडेंड मतलब क्या, डिविडेंड इज जनरली डिक्लेयर एज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया फेस वैल्यू के परसेंटेज में डिक्लेयर किया जाता है। इट इज अ पोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपको भी उसका प्रॉफिट हो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड कहा जाता है। 40% डिविडेंड डिक्लेयर बाय अ कंपनी विद अ फेस वैल्यू 10, अगर किसी भी कंपनी का 10 फेस वैल्यू है, मान लो अगर 40% अगर हुआ, 40% ऑफ अ फेस वैल्यू अगर कर रही है, इसका मतलब क्या, 10 का 40% कितना होगा, 4 रुपीज,
अगर 4 रुपीज़ कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है जिसकी फेस वैल्यू 10 है, तो कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी? 40%। ये भी आप कह सकते हो, जो मैंने पहले आपको बताया था, लेकिन ये फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 4 रुपये पर शेयर डिविडेंड फिर कंपनी ने दे दिया। ओके, टोटल डिविडेंड पे डिवाइडेड बाय अगर आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर करो तो डिविडेंड पर शेयर आ जाता है। मतलब कंपनी ने टोटल डिविडेंड कितना दिया। मान लो कंपनी मान रही है कि मुझे भाई 1 लाख रुपए मेरे पास बचे हुए हैं सब कुछ देने के बाद, अब ये 1 लाख रुपए में अब मेरे जो शेयर होल्डर है उतने बांटने वाले हो। तो अगर आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर अगर 1000 है तो हर एक को कितना मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा। तो पर शेयर की हर एक को कितना, यही यहाँ पे बताने की कोशिश करें। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग, सॉरी यहाँ पे ये डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। तो टोटल डिविडेंड कितना दे रहे हैं डिवाइडेड बाय हमारे जो शेयर कितने, मतलब अवेलेबल कितने हैं शेयर होल्डर, इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर की हर एक शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड कंपनी दे रही है। ओके, तो अब डिविडेंड पे आउट रेशियो एक होता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कि कितना डिविडेंड कंपनी ने दिया, कि अर्निंग कंपनी ने कितनी की, उसके कंपैरेटिवली कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, इसी को कहा जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये कैलकुलेट किया जाता है जनरली डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर होल्डर को कितना शेयर दिया, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डिविडेंड पर शेयर, मान लो किसी कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया और उस कंपनी को अर्निंग कितनी हुई है, अगर उस कंपनी को 10 रुपए की अर्निंग हुई और उस पे 10 रुपए की अगर कंपनी डिविडेंड दे रही, तो एक हो गया आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, की अर्निंग जितनी हुई है उसमें से कितने डिविडेंड में दिए, और बाकी के फिर कंपनी री इन्वेस्ट करती है और री इन्वेस्ट करके कंपनी ग्रोथ की तरफ अपना स्टेप अप करती है। ओके, तो कितना, मतलब अर्निंग का कितना परसेंटेज आपको अगर डिविडेंड दिया गया, ये अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इजीली वहां पे डिविडेंड पे आउट रेशियो से वो कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके, इंपॉर्टेंट रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आप थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में मतलब एक्टिव हो गए तो आप लोग को पी एक इंपॉर्टेंट रेशियो की तरह ट्रीट किया जाता है, ये आपने देखा होगा। तो पी रेशियो क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ओके, price to earning ratio shows the price that the market is willing to pay for every 1 rupees of earning of a company। मतलब किसी भी कंपनी का मान लो पीई अगर है हमारा, पी अगर 50 चल रहा है, इसका मतलब 1 रुपए की अर्निंग करने के लिए, कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग करने के लिए शेयर होल्डर 50 रुपए पे करने को तैयार है। ओके, चीज ध्यान में आ गई कि हर 1 रुपए कंपनी अगर अर्निंग कर रही है तो उसके लिए शेयर होल्डर कितने पैसे लगा रहा है। तो मान लो मैं 50 रुपए लगा रहा हूं और कंपनी 1 रुपए की अर्निंग के लिए, तो इसका मतलब इस कंपनी का पी 50x हो गया, कि 1 रुपए की अर्निंग करने के लिए मैं कितनी प्राइस पे करने को तैयार हूं। ओके, यही चीज होती है अर्निंग पर शेयर। तो पी रेशो, तो पी मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, की आज की मार्केट प्राइस क्या चल रही है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, कि कंपनी अर्निंग कितना कर रही है। मान लो किसी शेयर की आज की प्राइस 500 रुपए चल रही है और उसी कंपनी का आज का ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर की अर्निंग कितनी कर रही है कंपनी पर शेयर होल्डर के लिए, 50 रुपए। तो इसका क्या हो गया, 10 हो गया हमारा पी। ओके, आगे आपको ध्यान में कि हम कितना पे करने के लिए तैयार है, 1 रुपए अर्निंग के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर तो अब एग्जांपल यहां पे दिया गया है कि इफ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ 12x, इट मींस दैट द स्टॉक प्राइस इन अ 12 टाइम्स इट्स अर्निंग। जितनी अर्निंग कर रही है उसके, मतलब मान लो अर्निंग अगर 5 रुपए कर रहा है और 12x पी है, इसका मतलब 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60, तो उसकी प्राइस होगी 60 रुपीज उस शेयर की। ओके, तो टाइप्स ऑफ पी होते हैं हमारा, हिस्टोरिकल पी होता है बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड अर्निंग एंड अपडेटेड एवरी क्वार्टर। मतलब हिस्टोरिकल पी होता है जो हम पिछला जो भी पी है हमारा, वो सब हम हिस्टोरिकल पी जिसे कहते हैं, वो हम देखते हैं पास्ट में हमारा पी क्या था, और हम देखते हैं फॉरवर्ड पी जिसके बेसिस पर बेस्ड ऑन द एनालिस्ट एस्टिमेट ऑफ अर्निंग, मतलब फ्यूचर में कंपनी कितना अर्निंग कर सकती है, ये एनालिसिस किया जाता है और उसके एस्टिमेट्स किए जाते हैं, उसको फिर कहा जाता है फॉरवर्ड पी, की फॉरवर्ड लुकिंग, की फॉरवर्ड में अर्निंग कितनी कंपनी कर सकती है, कंपनी के प्राइस उस पे बिहाफ पे डिसाइड किए जाते हैं। वो इंट्रिंसिक वैल्यू भी वैसे ही होती है, ये होता है हमारा फॉरवर्ड पी। ये हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे वैसे तो। ओके, व्हाई पी चेंजेस, तो पी चेंजेस क्यों होता है, इफ अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे अ हायर पी। मतलब मान लो फ्यूचर में किसी कंपनी को आपको लगता है कि अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है और अर्निंग इसके ग्रो हो सकती है, तो वहां पे इन्वेस्टर ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार होता है। इफ अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर अर्निंग, अगर फ्यूचर में किसी कंपनी को इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये अच्छा अर्निंग नहीं कमा सकती, तो वहां पे
जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पे नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपका जो पी होता है वो कम हो सकता है। ओके, हाउ पी इज यूज्ड, पी क्यों यूज किया जाता है? कंपेयर पी ऑफ अ कंपनी विथ पीयर्स, मतलब आप किसी भी कंपनी का पीयर से कंपेयर कर सकते हो कि कंपनी एक्सपेंसिव है या नहीं। पीयर से अगर मतलब मान लो टीसीएस का पीयर अगर आप रिलायंस से कंपेयर कर रहे हो तो वो पीयर कंपैरिजन का एक अच्छा टूल होता है, ये हम आगे देखेंगे। ओके, उसके बाद इंडेक्स, कंपेयर पी ऑफ अ इंडेक्स, इंडेक्स से पी करने के लिए कंपेयर करने के लिए आप यूज करते हो लो पी में इंडिकेटर अपॉर्चुनिटी फॉर अ वैल्यू इन्वेस्टर। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक होती है और एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है। तो कम पी अगर रहा तो वो कंपनी मतलब अंडर वैल्यू है, ऐसा बहुत बार कहा जाता है, लेकिन ये डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ये वेरी करता है, ये आगे डिटेल में हम देखेंगे। यूज विद अ क्वेश्चन फॉरवर्ड अर्निंग एस्टिमेट्स कैन बी वेरी, मतलब फॉरवर्ड एस्टिमेट पे हम लगाते हैं, एस्टिमेट पे पैसा लगाते हैं तो ये क्वेश्चन के साथ यूज करना पड़ता है क्योंकि गारंटीड कुछ भी नहीं होता। ओके, उसके बाद होता है हमारा प्राइस टू सेल्स रेशियो। ओके, प्राइस टू सेल्स रेशियो शो द प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर 1 रुपीज सेल, मतलब यहाँ पे 1 रुपये अर्निंग के लिए हमने जैसे पे किया वैसे ही यहाँ पे होता है 1 रुपये कंपनी अगर सेल करे तो उसके लिए कितना पैसा पे करने के लिए तैयार है इन्वेस्टर, ये होता है हमारा प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे भी वैसा ही होता है, डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल्स पर शेयर, मतलब पर शेयर के हिसाब से हम कितना एनुअल सेल कंपनी कर रही है, मतलब ये बताता है कि सेल्स कितना कर पा रही है कंपनी पर शेयर बेसिस पे, ये हमें ये बताने की कोशिश करता है कि प्राइस टू सेल्स रेशियो कितनी प्राइस चल रही है और एज कंपेयर टू दैट कितना सेल कंपनी कर रही है। जनरली अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो हम पी वहाँ पे यूज नहीं करते क्योंकि अर्निंग वहाँ पे होती नहीं कंपनी की, तो वहाँ पे प्राइस टू सेल्स रेशियो यूज करके वहाँ पे फिर अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, निगेटिव प्रॉफिट करे तो वहाँ पे प्राइस टू सेल्स रेशियो का यूज किया जाता है कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए। ओके, ये डिटेल में आगे हम देखने वाले वैसे तो। ओके, तो यही होता है प्राइस टू सेल्स रेशियो की कितना सेल्स कर रही है हमें बताती है। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ओके, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कंपेयर द कंपनीज मार्केट प्राइस विथ इट्स बुक वैल्यू या नेटवर्क, मतलब कंपनी की नेटवर्क कितना है उसको कंपेयर करता है कंपनी की आज की प्राइस क्या चल रही है उसकी, मतलब अगर मान लो कंपनी की करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रही है वो डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू मैंने आपके बताया कि एक्चुअल वैल्यू, नेटवर्क कितनी है कंपनी की, उसके लिए इन्वेस्टर कितना पे करने के लिए तैयार है, ये हमें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बताता है। तो करंट मार्केट प्राइस मान लो किसी कंपनी की, ये देखो यहाँ पे अभी एग्जांपल, व्हाट इज बुक वैल्यू पर शेयर, तो बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू नेटवर्थ पर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर वेयर नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल पर रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब अगर एक शेयर आप होल्ड करते हो तो आपको कितनी नेटवर्थ वहाँ पे, मतलब कंपनी की कितनी नेटवर्थ का आप हिस्सा मान सकते हो, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल अगर हम देखें, इक्विटी कैपिटल अगर 10 लाख का है, रिजर्व एंड सरप्लस 50 लाख का है और नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग अगर 6 लाख किसी कंपनी के है, तो बुक वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो नेटवर्थ कितना है कंपनी का, नेटवर्थ कितना है कंपनी का, ये दोनों मिला के नेटवर्थ हो जाए, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मतलब नेटवर्थ हो गया कंपनी का 50 प्लस 6 मतलब 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60 कंपनी का नेटवर्थ हो गया, और 6 लाख को हम डिवाइड करेंगे कि क्योंकि हमें पर शेयर चाहिए। ओके, तो 6 लाख शेयर अगर है कि 60 लाख अगर कंपनी का नेटवर्थ है मान लो, और 6 लाख अगर शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब एक के लिए कितना आया, एक के लिए आता है फिर 10। ओके, तो 10 हमारा पर शेयर हो गया। ओके, तो पर शेयर हो गया, और प्राइस अगर कंपनी की 20 रुपए चल रही है और कंपनी की अगर बुक वैल्यू अगर 10 रुपए, तो 2x वहां पे ट्रेड कर रही है बुक वैल्यू पे कंपनी, ऐसा हम वहां पे कह सकते हो। ओके, पीबी लेस देन 1 स्टॉक ट्रेडेड बिलो बुक वैल्यू मे बी अंडर वैल्यू बट आइडेंटिफाई द रीजंस बिफोर इन्वेस्टिंग, कि पीबी अगर कंपनी का अगर जो नेटवर्थ है उससे भी कम अगर चल रहा है तो वहां पे वो कंपनी अंडर वैल्यू है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये भी पैरामीटर्स बहुत डिफर करता है, क्यों कंपनी का पीबी ज्यादा है कम है। अब जो भी ग्रोथ इंडस्ट्री होती है वहां पे पी ज्यादा होता है, नहीं तो जो ये इंडस्ट्री होती है हमारी मतलब जो इंडस्ट्री, अब डिविडेंड का भी हम अगर कहें तो डिविडेंड का भी क्या होता है, अगर ग्रोथ इंडस्ट्री तो वहां पे ज्यादा डिविडेंड नहीं दिया जाता क्योंकि वो अपने ग्रोथ पे पैसा लगा रही होती है। ओके, तो ये सब चीजें आगे हम सीखेंगे, इन डिटेल इसका एनालिसिस करेंगे, ये सब हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे सीखने की कोशिश करें। ओके, लिमिटेशंस अगर देखें, एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट लॉस डिप्रिसिएशन, अगर एसेट्स बहुत बार क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं और उस पर डिप्रिसिएशन वहाँ पे दिखाया जाता है। लो पीबी मे बी ड्यू टू अ पुअर पास्ट इन्वेस्टमेंट विच इज नीड टू बी रिटर्न डाउन एंड नॉट ऑल लो प्राइस टू बुक वैल्यू स्टॉक्स आर वैल्यू वाइज, मतलब सबके सब जो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर कम है तो वैल्यू स्टॉक होगा ऐसा नहीं कह सकते, वो अलग अलग पैरामीटर से हम उसे जज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। वेयर पीबी इज मोस्ट यूजफुल, किस सेक्टर में या कहाँ पे पीबी का यूज अच्छे से कर सकते हो या यूजफुल होता है, तो यूजफुल फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एसेट हेवी कंपनी, जो एसेट हेवी कंपनी जो होती है जिनके एसेट्स आप
मतलब स्टील इंडस्ट्री होगी, सीमेंट इंडस्ट्री होगी, एसिड हेवी इंडस्ट्री, वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी आप ये यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद एसिड्स एंड लायबिलिटीज आर मोस्टली वैल्यूड एट द करंट मार्केट प्राइस, जिसकी एसिड एंड लायबिलिटी करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप वैल्यू करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। हेल्स कंपेयर कंपनीज इन द इंडस्ट्री पे पेयर पे आप यूज कर सकते हो कि सेम इंडस्ट्री की कंपनी कंपेयर करने में हम इसे यूज करते हैं। रेस रिलेवेंट फॉर एसेट लाइट सेक्टर, जैसे कि सर्विस सेक्टर हो गया, उस सर्विस सेक्टर में ये इतना यूज होता नहीं, जैसे कि रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, उसमें आप इतना यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे रिलायंस टीसीएस के एसेट्स क्या है, रिलायंस टीसीएस के एसेट्स लोग हैं, कंप्यूटर इतने एसेट्स उनके ज्यादा आते ही नहीं, तो वहां पे नेटवर्क उनकी कम हो जाती है, इसलिए वहां पे उस सेक्टर में ये यूज आप नहीं कर सकते। तो ये सेक्टर वाला हम जब देखेंगे पूरी की पूरी कंपनी एनालिसिस, तब मैं आपको ये इन डिटेल में बताऊंगा कि कौन से सेक्टर की कंपनी अगर आप एनालिसिस करें तो वहां पे हमें कौन से रिलेवेंट रेशियोज होते हैं वो हमारे देखने पड़ते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एक होता है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट जो होता है, डीवीआर इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल शेयर ऑफ अ कंपनी एक्सपेक्ट दैट द कैरियर कैरीज लेस देन वन वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर। मतलब डीवीआर जो होते हैं वो जनरली, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूं कि डीवीआरस मतलब ये शेयर ये होते हैं कि जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, सिंपल। बाकी सब कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, डिविडेंड भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होता। और मैनेजमेंट जनरली वोटिंग राइट्स डाइल्यूट नहीं करने चाहते अपने, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं वो वोटिंग राइट्स पे लिए जाते हैं। तो वोटिंग राइट्स अगर मैनेजमेंट डाइल्यूट नहीं करना चाहती तो वहां पे कंपनी डीवीआरस इशू करती है। बाकी सब सेम होता है, सिर्फ वोटिंग राइट्स इन शेयर होल्डर के। अगर आप डीवीआर किसी भी कंपनी का अगर होल्ड करते हो तो वहां पे आपके पास सिर्फ वोटिंग राइट नहीं रहेगा, जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो भी आपको मिलेगा, और जो आपका डिविडेंड और बाकी सब चीजें वो भी आपको मिलेगा, सिर्फ वोटिंग राइट आपके पास नहीं होगा, उन्हें डीवीआर किया जाता है, सिंपल लैंग्वेज। ओके, डीवीआर शेयर सिमिलर टू द नॉर्मल शेयर बट विद लेस देन वन वोटिंग राइट, की वोटिंग राइट नहीं होता है या कम होता है, मतलब 0.50% होता है कि आधे वोट का राइट होता है, ऐसे भी होता है। ओके, वाई इश्यूअर डीवीआर की राइट्स कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग वोटिंग राइट्स, अगर इश्यूअर अगर डाइल्यूट नहीं करना चाहता वोटिंग राइट तो वहां पे डीवीआर देता है। हु फाइंड डीवीआर अट्रैक्टिव, तो अगर आप सिर्फ आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड्स चाहते हो, वोटिंग राइट से आपको कुछ भी वैसा मतलब नहीं, तो आप वहां पे डीवीआर आप ले सकते हो। ओके, की पॉइंट्स अबाउट डीवीआर, तो ये आपको समझना जरूरी है कि नंबर ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर डीवीआर डिफर्स फ्रॉम अ कंपनी टू कंपनी, की अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइप ऑफ डीवीआर इशू करती है। ओके, डीवीआर टिपिकली ट्रेड एज अ सेपरेट कैटेगरी आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट टू द कॉमन शेयर। कॉमन शेयर से वो डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं एंड सेपरेट कैटेगरी ट्रेड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, तो जनरली एक राइट अगर उनका निकाल रहे तो वो थोड़ा सा आपको सस्ते में मिल जाएंगे कॉमन शेयर्स से, तो डिस्काउंट पे वो ट्रेड करते हैं। द कंपनीज एक्ट 13 डिफाइंस द एलिजिबिलिटी फॉर द कंपनी टू इशू सच शेयर। कंपनी के कुछ एक्ट्स होते हैं 2013 के हिसाब से जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं डीवीआर इशू करते समय। कंपनी मस्ट बी पेड डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, मतलब एटलीस्ट 10% का डिविडेंड होना चाहिए कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स में डीवीआर इशू करने के लिए। डीवीआर शॉल नॉट बी एक्सीड 25% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी की, 25% से ज्यादा वो होने नहीं चाहिए। ये सब कंपनी के लिए होता है। ओके, तो एग्जांपल अगर हम इंडिया में देखें तो सेवरल कंपनीज इंडिया इंक्लूड टाटा मोटर्स या पेंटेलन्स जो है उनके ने पास्ट में डीवीआर इशू किए हुए थे। ओके, डीवीआर वर्सेस कॉमन शेयर्स अगर हम देखें तो कॉमन शेयर होल्डर के पास एक वोटिंग राइट होता है, लेस देन वन वोटिंग राइट डीवीआर शेयर होल्डर के पास होता है। ट्रेडर एज अ नॉर्मल शेयर, ओके, ये ट्रेडेड सेपरेटली एट अ डिस्काउंट पे थोड़ा ट्रेड करते हैं, लेकिन सेपरेटली डीवीआर फिर ट्रेड होते हैं। सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु वांट कंट्रोल ओवर रिटर्न, कंट्रोल चाहते हैं उनके पास होता है। सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु जस्ट वांट अ डिविडेंड एंड प्राइस एप्रिसिएशन, उनके लिए ये बेस्ट होता है। डीवीआर हेल्प कंपनी राइज कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग प्रमोटिंग कंट्रोल while offering a investor the opportunity to earn returns through a dividends and a capital appreciation, की राइट सिर्फ देते नहीं लेकिन डीवीआर वैसे फिर आपको मिलता है। अगर आप कॉमन इक्विटी शेयर अगर होल्ड करते हो तो वोटिंग राइट आपके पास होता है, एक वोटिंग राइट फिर वहां पे आपके पास होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा टर्मिनोलॉजी इन डेप्थ मार्केट। तो उसमें हम बॉन्ड, कूपन, मैच्योरिटी, यील्ड, क्रेडिट रेटिंग, लिक्विडिटी, ड्यूरेशन, सब कुछ इन डिटेल में, जैसे हमने आज इक्विटी की टर्मिनोलॉजी सीखी वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो भी बॉन्ड मार्केट की पूरी टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर के पूरे सैंपल क्वेश्चन हम वहां पे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। ये पूरी की पूरी सीरीज बन रही है, अगर आप ये पूरी सीरीज देख रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ये एग्जाम इजीली पास कर सकते हो। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो आप देख लो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और अगर आपका फ्रेंड अगर कोई ये प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ।